भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से लेकर 1853, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फ्रांसीसी क्लेवेरिन मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। उसके बाद ये दोनों अधिकार कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपमत किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की इस शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित कर लिया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई और विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1776, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका आंसर होगा 1773 होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। आगे दोस्तों देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। केवल एक, दो या दोनों, या दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर होगा केवल एक। सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना की गई थी वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी,
लेमेस्टर इसके जो है न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि एलिजा एम्पे थे। दूसरा क्वेश्चन, दी गई सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई? 1700 नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 जो है पिट्स अधिनियम के द्वारा किया गया था। और जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है उसको जो है कब किया गया था? उसको जो है 1700 जो ये वाला है, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, बी है, जो कि ए का संबंध किससे है? 2 से है। नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 से है। और जो बी का संबंध है 1 से है, 1773 से है। और जो सी का इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति मिली थी वह जो है तीसरे से है, चार्टर 1813 से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है यह चार्टर अधिनियम 1833 से है। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षक की नींव पड़ी थी? 1813 से चार्टर एक्ट से पड़ी थी, जनरल कमेटी द्वारा पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से पड़ी थी, कि प्राच्य विधि या अंग्रेज विधि विवाद था? इसका आंसर तीनों सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को जो है अपनाया गया था। और 1823 ईस्वी में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक में शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 के शासनकाल में जो है 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश ने संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है व्यापारिक एक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर होगा 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था? वह आंसर 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित में खंडों पर जो है विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को जो है चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। इसने जो है कंपनी के द्वारा एक अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 केवल सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापाराधिकार समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए क्षेत्रों का अधिकार राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1, 2 सही है, परंतु 3 जो है सही नहीं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किस अधिनियम में भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था? यह हुआ था 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा
संख्या जो है 87 थी, जिसमें जो है यह कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म से अनुसार वंशानुक्रम वर्ण अथवा इसमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के योग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में जो है भागीदारी की मुख्य आधार बनी थी। चलिए दोस्तों, अब यहीं तक जो है इसको कंप्लीट करेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।